हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तरलता अधिमान सिद्धांत की। तो बच्चों तरलता अधिमान सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो केंज ने किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो चाहे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें। तो बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 2 वीडियो बनाने वाले हैं और इस पूरी की पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो उनकी अप्रोच है वो डिसाइड होती है मुद्रा की मांग की। अगली वीडियो में बच्चों हम मुद्रा की पूर्ति के बारे में और संतुलित जो ब्याज दर है वो किस तरीके से निर्धारित होती है और किस तरीके से उसमें परिवर्तन आता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो ब्याज की दर में परिवर्तन लाते हैं अकॉर्डिंग टू केंज, उनके बारे में बच्चों हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो कई सारे कोर्स बनाए हुए हैं यूजी के, पीजी के, यूपीएससी नेट के, पीजीटी के, तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, उसमें हम बात करें कि ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत की। तो ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन केंज ने किया। बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये उस समय आई थी जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी में थी और अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त मंदी देखने को मिली। तो उनके जो विचार है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हो बच्चों। तो मैं आपको बता देता हूं कि उनके हिसाब से ब्याज दर एक मौद्रिक घटना है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है वो मॉनेटरी एक तरीके से घटना है, यानी कि मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति जो है वो ब्याज दर तय करती हैं इस समय इस नियम के अनुसार। यानी कि ये तरलता अधिमान सिद्धांत सिखाता है कि 2 चीजें होती हैं, एक तो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। तो जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति समान होंगी वहां पर ब्याज दर निर्धारित होगी। उनके हिसाब से जो मतलब केंज का विचार है कि ब्याज एक निश्चित समय में तरलता का त्याग है। देखिए इस सेंटेंस को मतलब आप जरूर समझिएगा, इसके बाद ही हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तरलता का त्याग, देखिए तरलता क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। पैसे की सबसे बड़ी खूबी क्या है, देखिए मान लीजिए मेरी जेब में पैसा है, 500 रुपए का नोट है। इस पैसे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस पैसे को मैं जहां चाहे वहां खर्च कर सकता हूं। मतलब मैं इसे दूध खरीद सकता हूं, मैं इसे सब्जी खरीद सकता हूं, इसके अंदर तरलता विद्यमान होती है। लेकिन मुद्रा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके अंदर किसी भी तरीके का लाभ नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं इसी को एफडी करा दूं, मैं इसी से बॉन्ड खरीद लूं, इसी से कोई म्यूचुअल फंड खरीद लूं, तो जो मुझे है कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मैं कैश रखता हूं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस पैसे को अपनी तरलता को तभी देने को तैयार हूंगा जब मुझे कोई फायदा मिले, तो वो फायदा ही ब्याज है। तो जैसे मैं बॉन्ड पे मुझे कोई ब्याज मिलती है तो मैं मतलब अगर मान लीजिए ज़्यादा ब्याज मिलेगी तो मैं ज़्यादा पैसा कह सकते हो कि मैं बॉन्ड में खरीदने में लगाऊंगा। तो बच्चों देखिए ये हो सकता है कि जिस समय ये अप्रोच बनी उस समय हमारे पास बॉन्ड था या लिक्विड था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। मतलब या तो पैसे को आप बॉन्ड में रखोगे या फिर आप जेब में रखोगे लिक्विड फॉर्म में, ये इनकी विचार है। तो इन्होंने बताया कि जो ब्याज है वो किस लिए मिलती है, क्योंकि आप क्या करते हो तरलता का त्याग करते हो, इसलिए आपको ब्याज मिलती है। तो उन्होंने बताया केंज ने कि जो मुद्रा की मांग है और मुद्रा की जो पूर्ति है वो ब्याज दर तय करती है। यानी कि मुद्रा बाजार में संतुलन तब होगा जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं मुद्रा की मांग। तो केंज ने बताया कि मुद्रा की जो मांग है, मुद्रा का काम है, 2 काम उन्होंने बताए, एक तो विनिमय का माध्यम, दूसरा धन का संचय। विनिमय का माध्यम मतलब क्रय विक्रय, ये वाला हो गया क्रय विक्रय का उद्देश्य, और धन का संचय के ये 2 उद्देश्य हो गए। ठीक है, तो मुद्रा का काम क्या है, एक तो क्रय विक्रय करना है। अब होता क्या है बच्चों, आय जो होती है वो एक निश्चित समय में होती है, लेकिन व्यय लगातार करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। आप आज भी व्यय करना पड़ेगा, कल भी व्यय करना पड़ेगा, सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक लगातार व्यय करना पड़ता है। लेकिन इनकम जो होती है वो एक हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, नॉर्मली भारत में हर महीने सैलरी मिलती है, पर खर्चा पूरे महीने करना पड़ता है। अगर आप बॉन्ड 100% बॉन्ड से पैसे से बॉन्ड खरीद लोगे तो फिर खरीदोगे कैसे, आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना सब पैसा आपको लिक्विड रखना पड़ेगा ताकि आप क्या कर सको, वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सको। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जरूरतें को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है वस्तुओं और सेवाओं की। तो इसको बच्चों बोलते हैं क्रय विक्रय उद्देश्य। यानी कि आय व्यय में समय अंतराल के कारण
आय का कुल भाग तरल रूप में रखना पड़ता है। तरल का मतलब लिक्विड, कैश, ठीक है, जो निम्न कारणों पर निर्भर करता है, एक आय की मात्रा पर, समय अंतराल पर और खर्च करने की आदत पर। यानी कि आप कितना पैसा लिक्विड रखोगे, एक तो आपकी आदतों पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए मेरी आदत है कम खर्चीली, तो मैं कम पैसा रखूंगा, मार्केट गया मैं उतनी ही चीज़ खरीदता हूँ जितनी चीज़ों के लिए मार्केट में जाता हूँ। मान लीजिए किसी की आदत ऐसी है जो फिजूल की खरीदता है, तो वो ज़्यादा पैसा लिक्विड रखेगा अपने पास में। इसी तरीके से समय अंतराल, मान लीजिए मेरी रोज़ इनकम होती है, रोज़ खर्चा करता हूँ मैं, तो कम पैसा लिक्विड रखूंगा। कभी कभी इनकम होती है, महीने में एक बार इनकम होती है, पर खर्चा महीने भर करना पड़ता है, तो ज़्यादा लिक्विड रखूंगा। लिक्विड मतलब तरल संपत्ति। आय की मात्रा, आय जितनी ज़्यादा होगी उतना पैसा हम ज़्यादा लिक्विड रखेंगे। तो इन बातों पे बच्चों निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो हमारी लिक्विडिटी है फॉर ट्रांजैक्शन, वो आय पे निर्भर करती है, लेकिन ब्याज दर पे निर्भर नहीं करती। इसका मतलब इसका ब्याज की दर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका कोई ब्याज की दर से संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमें ये समझना है कि ब्याज की दर से ये एकदम से पूरी तरीके से शीर्षाकार रूप ले लेगी, जो कि डायग्राम में मैं आपको आगे समझा दूंगा। दूसरा है सावधानी उद्देश्य। देखिए भविष्य जो है वो जोखिम अनिश्चितता से भरा हुआ है। व्यक्ति के लिए दुर्घटना, फर्म के लिए आग लगना, और भी अनेक तरीके की चीजें हैं, बीमारी हो सकती है, हड़ताल हो सकती है, अनेक तरीके की समस्याएं जो हैं वो व्यक्ति के सामने भी आ सकती हैं, फर्म के सामने भी आ सकती हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने पास रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये उसे खर्च कर सकें। तो ये भी बच्चों इनकम पे डिपेंड करता है। यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो प्रिकॉशन के लिए ज़्यादा पैसे रखेगा, जिसकी इनकम कम होगी वो प्रिकॉशन के लिए कम पैसे रखेगा। दूसरी बात हमें ये समझनी है बच्चों कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी है, यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं LT, लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज। इसको बोलते हैं LP, लिक्विडिटी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पज। तो यहाँ पर हमें समझना है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको बोलते हैं L1। और L1 इसलिए बोला गया है क्योंकि जो L1 है वो निर्भर किस पे करता है, आय पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से जो ब्याज की दर है, क्योंकि ब्याज की दर से ये संबंधित नहीं है, और जब भी कोई चीज़ संबंधित नहीं होती है तो शीर्षाकार ले लेता है डायग्राम। तो मुद्रा की मांग में L1 इस तरीके का होगा, जो कि किसका सम है, LT प्लस LP का। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तीसरा जो पर्पज है वो सट्टा उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर हमें समझना क्या है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। यानी कि ब्याज दर अगर ऊंची होगी तो, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है बॉन्ड की कीमत, तो मैं आपको पहले 3 रिलेशन बता देता हूं। ब्याज दर, बॉन्ड की कीमत और तरलता अधिमान। इन तीनों में रिलेशन पहले हम समझ ही लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड खरीदा जाता है एट डिस्काउंट, और जब उसका समय अवधि पूरी हो जाती है मैच्योरिटी पीरियड पे, तो उसे एट पार बेच दिया जाता है। अब एट पार का मतलब है उसी रेट पर जिस रेट पर वो लिखा हुआ है। मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड है, 100 रुपए का बॉन्ड है और आपको 80 रुपए में मिल गया। यानी कि 1 साल बाद 80 रुपए का, मतलब आपने खरीदा 80 रुपए का बॉन्ड, लेकिन 1 साल बाद वो कितने रुपए में मिलेगा, 100 रुपए में मिले, मतलब 100 रुपए में आप उसको बेच दोगे, या 100 रुपए में वो उसकी अवधि होने पर आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो आपको कितना ब्याज मिला, 20, यानी कि जो फायदा मिला उसको और डिवाइड कर देंगे 80 से, तो जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 225%, 25% आ गया, ठीक है जी। तो इसका मतलब 25% आपको ब्याज मिलेगी। तो आप क्या करते हो, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 1 लाख में से 20,000 रुपए को अपने पास लिक्विड रखते हो, 1 लाख में से 20,000 रुपए। तो मैंने मान लिया चलो 20% आपने अपने क्या रखा, अपना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखा, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं बच्चों KY, ठीक है। चलिए ये हम आपको इक्वेशन में नहीं डालते, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अच्छा यहाँ पे हमें समझना है 25%, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि इस बॉन्ड की कीमत बढ़ के 90 रुपये हो जाती है, मान लीजिए, तो 90 रुपये होने के बाद आपको वो मिलेगा, लेकिन बिकने पर वो 100 रुपये का ही बिकेगा। तो इसका मतलब 90 रुपये में आपने खरीदा, 100 रुपये में बिका, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10/90। तो आप करके देखिएगा 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब 11 पॉइंट होने पर, अब आप देखिए, ये मुझे बताइए, अब आप ज़्यादा तरल रखोगे कम तरल रखोगे, तो डेफिनेटली आपकी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो बढ़ेगी, क्योंकि अब आप इतना अट्रैक्टिव, तब तक आपने 80% पैसा आपने सेव किया था, अब आप केवल 60% पैसा ही सेव करोगे।
यानी कि मतलब सेव करो, इसका मतलब 40% आपने लिक्विड रखा, ये कैश इन हैंड मान सकते हो आप इस एक तरीके से, ठीक है। 1 लाख में से 40,000 रुपए का कैश रखा, यानी कि जब ब्याज की दर नीचे हो गई, देखिए यही लिखा हुआ है, जब ब्याज की दर ऊंची होती है, ब्याज की दर ऊंची होती है यानी कि बॉन्ड की कीमत कम होती है, यहाँ पे बॉन्ड की कीमत 80 रुपये थी, तो अधिक बॉन्ड खरीदेगा, है ना, और कम तरलता को अधिमान देगा। यानी कि जब बॉन्ड की कीमत ऊंची होगी, जब बॉन्ड की कीमत नीची होगी, यानी कि ब्याज की दर ऊंची होगी, तो आप कम पैसा लिक्विड रखोगे, यानी कि तरलता को कम अधिमान दिया जाएगा। और जब बॉन्ड की कीमत ऊंची हो जाएगी, बॉन्ड की कीमत ऊंची हो जाएगी, यानी कि ब्याज की दर नीची हो जाएगी, तो आप ज़्यादा पैसे को लिक्विड रखोगे। जब ब्याज की दर नीची होती है, जैसे कि इसमें बताया है, यानी कि बॉन्ड की कीमत ऊंची है, तब आप कम बॉन्ड खरीदोगे और अधिक पैसे को क्या रखोगे, लिक्विड फॉर्म में रखोगे। तो बच्चों ये रिलेशन आप हमेशा याद रखना। अब हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां बॉन्ड की कीमत बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है, मान लीजिए 96 रुपीज़ का, या 90, मेरे को डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, 98 लिख देता हूं मैं, 98 रुपीज़ का आपको बॉन्ड मिल रहा है, और जब बेचने पर आपको 100 रुपये मिलेंगे, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जब 2 रुपये को 98 से डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मेरे पास एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग आएगा ब्याज की दर। तो अब 2% में क्या होता है, तो आप क्या करोगे, 100% पैसा लिक्विड ही रखोगे, यानी कि तरल रूप में रखोगे। तो इस स्थिति को तरलता जाल कहते हैं। बच्चों डायग्राम के थ्रू मैं आपको जरूर समझाऊंगा। मान लीजिए ब्याज की दर 25% है, मान लीजिए, तो आप 20% लिक्विड रखते हो, मैं 20 लिख लेता हूं, ठीक है जी, ए हो गया। अब जैसे ही आपकी ब्याज की दर घटी, है ना, ब्याज की दर घटेगी, तो आप मान लीजिए ब्याज की दर 15% हो गई, तो आपने क्या किया, जो लिक्विडिटी है वो कम कर दी, यानी कि आपने क्या किया, 40% लिक्विड रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब ब्याज की दर 2% हो गई, तो आप 100% पैसा लिक्विड रख रहे हो। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ब्याज की दर 1% होगी, 1.5% होगी, 1.25% होगी, 1.25% होगी, फ्री हो जाएगा, आप तो सारा पैसा लिक्विड ही रखोगे। इसीलिए जो तरलता अधिमान होता है उसका डायग्राम पहले गिरता है, और एक समय के बाद, देखिए जगह कम है, मैं यहां पे ही बना देता हूं, थोड़ा सा इसको कम छोटा कर देते हैं इस डायग्राम को, थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा बच्चों, इस तरीके का। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब है कि जैसे ये 2% पे आएगा, 2% पे छुएगा, उसके बाद किसी भी तरीके की कमी नहीं होगी, सीधा डायग्राम इस तरीके का बन जाएगा। और ये जो है L, इसको बोलते हैं बच्चों तरलता जाल। देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं तरलता जाल का कंसेप्ट क्या है। तरलता जाल का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। तरलता जाल का कंसेप्ट हमें बताता है कि अगर ब्याज दर बहुत नीची हो जाए तो जो व्यक्ति है या जो फर्म है वो सारा का सारा पैसा अपने पास कैश होल्ड करेगा, यानी किसी भी तरीके का बॉन्ड वो नहीं खरीदेगा। उसे ऊंचे पर तो खरीदेगा, नीचे हो जाने पर उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यानी कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किस पे निर्भर करती है बच्चों, ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो ये हमारा हो गया L2, यानी कि ये हमारा L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से जो हमारा आप कह सकते हो कि मुद्रा का मांग वक्र डेरिवेट होता है। का मांग वक्र किस तरीके से डेरिवेट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं यहां लिख लेता हूं मुद्रा का मांग वक्र, ठीक है। तो 3 डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है जी, नीचे मुद्रा की मांग आएगा, ऊपर ब्याज दर लिख देते हैं। तीनों में एक ही बात है। तो ये तो हमारा L1 का डायग्राम है, बिल्कुल इस तरीके का, और L2 जो है वो इस तरीके का है। ये तरलता जाल हो गया, यानी कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल मनी डिमांड है वो इस तरीके का नहीं आएगा। अब ये समझिएगा मेरी बात को। देखिए सपोज कीजिए 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, तो ये तो हमारी मतलब ये तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता ही नहीं है। लास्ट में आप इसको जोड़ोगे तो इस तरीके से डायग्राम थोड़ा सा इस तरफ से स्लोप गिरता हुआ ही बनेगा,
लेकिन इस तरीके का स्लोप बनेगा, यानी कि ये वाला जो है ये कहलाएगा हमारा मुद्रा की मांग, जो कि L है। L किससे बना है? L1 प्लस L2 से। और ये हमारा है LS, जो कि ब्याज की दर पर निर्भर करता है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो आय पर निर्भर करते हैं, ये ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। ये L1 है, ये L2 है। L1 L2 को जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा मुद्रा की मांग वक्र। लेकिन ब्याज तय करने के लिए हमें एक और तत्व चाहिए, वो है मुद्रा की पूर्ति वक्र। वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझा देंगे कि मुद्रा बाजार में संतुलन किस तरीके से होता है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मुद्रा बाजार में संतुलन को भंग करते हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।